So, hello everyone, welcome back to my channel. This side Navya. So, in this video, we are going to study about the fundamental duties कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती क्या हैं और ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों ऐड की गई, किसने ऐड की, कब ऐड की, ये सब हम इसके बारे में आज डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चालू करते हैं हम अपना टॉपिक। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती हैं ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ऑफ द सिटीजन्स। क्या ये एक लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, यानी कि हर एक व्यक्ति को ये ड्यूटीज़ निभाना उसका एक कर्तव्य है। ठीक है, ये लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक। ठीक है, जैसे हम लोग पढ़ते हैं क्लासेस, हम लोग बड़ी बड़ी क्लासेस में जाते रहते हैं, तो वो तो एक हमारा है, एक हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना कि हमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है। तो इसलिए ठीक है, ऐसी दे आर नॉन जस्टिसेबल, यानी कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति आपकी फंडामेंटल ड्यूटीज़ को नहीं पालन कर रहा है तो आप उसके लिए कोर्ट में नहीं जा सकते। इसके लिए आपको कोई क्राइम के अंदर नहीं रखा जाएगा। इनको फॉलो करना ना करना किसी व्यक्ति के सोच पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये ऐसी ड्यूटीज़ होती हैं जो मतलब व्यक्ति को फॉलो करनी है या नहीं करनी वो उसके अंदर से आता है। ठीक है, तो दे आर नॉट जस्टिसेबल और दे आर नॉन पनिशेबल। जैसे मैंने बताया ये पनिशेबल एक्टिविटीज़ नहीं है, ये ड्यूटीज़ हैं। ड्यूटी आपको करनी है तो कीजिए, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई कोर्ट में सज़ा नहीं हो सकती। तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है। अब नेक्स्ट हमारा आता है कि वाई फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, कि भाई फंडामेंटल ड्यूटीज़ ठीक है, मान लिया होती है, क्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्यों ऐड की गई है भाई, क्यों है फंडामेंटल ड्यूटीज़। तो द स्टोरी बिगेन विद द ईयर 1975 से 1977। हम सबको पता है इस पीरियड को एमरजेंसी का पीरियड बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री के अंदर। इस टाइम पे इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट थी और उस टाइम पे एमरजेंसी लगाई गई थी। ठीक है, अब एमरजेंसी के टाइम पे क्या हुआ था, सिटीजन्स आर नॉट अवेयर ऑफ देयर ड्यूटीज़। पहली बात तो ये था कि बहुत दंगे टाइप हुए थे ना उस टाइम पे, कि मतलब इंदिरा गांधी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया गया था। वो तो एक हिस्ट्री की बात है। ठीक है, तो सिटीजन्स को अपनी ड्यूटीज़ उस टाइम पे नहीं पता थी, राइट्स पता थे लेकिन ड्यूटीज़ नहीं पता थी। दीज वर एडेड सो दैट द इंडियन कैन लिव पीसफुली एंड इन अ यूनाइटेड वे। कैसे इंडियंस पीसफुली रह सके और एक यूनाइटेड वे में रह सके इन द कंट्री। ठीक है, तो ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ का बेसिक वो था। So these duties were added in our constitution as our government realized that civil society cannot be made by the state only. The citizens should play a vital role for achieving the basic aim of the country. अब जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी उनको ऐड इसलिए किया गया ताकि जो लोगों को पता नहीं है उनकी ड्यूटीज़ के बारे में वो उनको पता चल सके, साथ ही साथ एक पीसफुली तरीके से सब लोग एक जगह को एग्जिस्ट होकर रह सके, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया। जो ये ड्यूटीज़ थी कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसा मतलब हमारी गवर्नमेंट को रियलाइज़ हुआ कि अगर हम एक अच्छा देश चाहते हैं, उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, ग्लोबल लीडर्स के अंदर आना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, बेसिक एम, मतलब ग्लोबल लीडर्स तो अभी अब आके हुआ है। ठीक है, उस टाइम पे तो हम लोग डेवलप हो रहे थे बस। ठीक है, तो बहुत इजी नहीं था, इसलिए खाली अगर गवर्नमेंट ही काम करती रहे और सिटीजन्स कुछ करे ना तो ऐसे थोड़ा ना हो सकता है। ठीक है, तो दोनों को मिलकर काम करना पड़ेगा, तभी हम अपनी कंट्री के लिए एक बेसिक एम अचीव कर पाएंगे। तो ये होता है। ठीक है, अब सिविल सोसाइटी क्या होती है ये देख लेते हैं एक बार। सिविल सोसाइटी क्या होती है, एक सोसाइटी, कम्युनिटी ऑफ सिटीजन, जहाँ पे अलग अलग कम्युनिटी ऑफ सिटीजन रहते हो जिनका कॉमन इंटरेस्ट और बेसिक एम हो। यानी कि एक एम हमारा क्या होना चाहिए, अभी जैसे मैं इंडिया में रह रही हूँ तो मेरा एम होना चाहिए कि मैं एक रिस्पॉन्सिबल नागरिक बनूँ, रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न बनूँ, अपने एंथम की रिस्पेक्ट करूँ, नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करूँ। और ये जो हमारी मॉरल वैल्यू, जैसे मॉरल वैल्यूज़ हमको सिखाई जाती है कि हमें बड़ों का आदर करना है, उसी तरीके से ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जो सिटीजन्स को सिखाई जा रही है कि अपने देश की इज्जत करो। सोचो, ये भी बताना पड़ रहा है, तो ज़रूरी है ये। ठीक है, इसलिए फंडामेंटल ड्यूटीज़ को ऐड किया गया है। और सिविल सोसाइटी मेरे को लगता है आपको क्लियर हो गया होगा, एक कॉमन सोसाइटी जिसके अंदर सबका बेसिक एम हो। ठीक है, अब अगला आता है हमारा हु एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज़। एफडी को समझ जाना, ठीक है, मैंने लिखी है, शॉर्ट फॉर्म होती नहीं है ऐसी कोई। ठीक है, तो एफडी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के लिए लिखा है मैंने। तो ऑब्वियसली द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड दैट। अगर किसी को सीधा आंसर देना हो तो वो क्या देगा, किसने ऐड की भाई, गवर्नमेंट ने किया ऐड। ठीक है, गवर्नमेंट ही ऐड करेगी।
अब इसकी नेसेसिटी जैसा मैंने बताया, फेल्ट वॉज ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ नेशनल इमरजेंसी, ये टाइम पर जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी इनकी नीड को पाया गया। एट दैट टाइम मैंने बताया था, अभी फिर से बता रही हूँ कि उस टाइम पे कांग्रेस गवर्नमेंट थी सेंटर में, और इंदिरा गांधी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी। हम सबको पता है इमरजेंसी इंदिरा गांधी ने लगाई थी 1975 में, ठीक है। तो जो कमेटी थी जिन्होंने फंडामेंटल ड्यूटीज़ को बताया, उनको रिकमेंड किया, वो कौन सी कमेटी थी? दिस कमेटी इज़ द स्वर्ण कमेटी। स्वर्ण कमेटी एक सरदार स्वर्ण सिंह के नाम पर रखी गई थी। 1967 नहीं, 1976, यहाँ पे राइटिंग में थोड़ा मिस्टेक हो गई है। 1967 में नहीं बनाई गई थी, 1976 में। तो ऑब्वियसली हम खुद लगा सकते हैं। हम देखो 1975 में हमारी नेशनल एमरजेंसी जब हुई तो उसके बाद ही ये कमेटी बनी थी, तो 1976 में ये कमेटी बनी थी, ठीक है। इसका नाम था स्वर्ण कमेटी। द कमेटी रिकमेंडेड द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंटेड दी, ठीक है। तो इस कमेटी ने क्या किया था? रिकमेंड किया था फंडामेंटल ड्यूटीज़ को, और फिर गवर्नमेंट को ऐसा लगा कि हाँ ये ड्यूटीज़ इंपॉर्टेंट है, तो इस तरीके से इसको इम्प्लीमेंट किया गया। तो जो सरदार स्वर्ण सिंह थे, अब इनके बारे में थोड़ा जानना बनता है ना, कौन थे ये? तो ये कौन थे? एक इंडियन पॉलिटिशियन थे एंड फॉर्मर मिनिस्टर ऑफ डिफेंस इन इंडिया। अभी इतना काफ़ी है इनके बारे में जानना, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंड किया था, 1976 में किया था। 1975 से 77 के बीच में जो इमरजेंसी लगी थी, उस टाइम पे हमें ऐसा लगा कि हाँ भाई एक कमेटी ऐसी चाहिए, आई मीन एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ कुछ होनी चाहिए, उन लोगों को अपने सिटीजन्स को अपने थोड़े बहुत वैल्यूज़ के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए इसको लाया गया। अब अगला आता है हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब आपका ये जो पेज है ना, इस पेज पे सब कुछ मेंशन है कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं क्या, किस लिए यूज़ होती है, एवरीथिंग, ठीक है। तो द आर्टिकल 51A जो आर्टिकल है, पार्ट 4A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन contained fundamental duties that were added by 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। जो हमारा आर्टिकल 51A है ना, आर्टिकल 51A का पार्ट 4A, ये याद रखना है, आर्टिकल 51A है, साथ में पार्ट 4A है, ठीक है, ये इम्पॉर्टेंट है। ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्ड फंडामेंटल ड्यूटीज़, इसके अंदर फंडामेंटल ड्यूटीज़ मेंशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 42nd अमेंडमेंट के तहत, 42nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत 1976 के अंदर, याद रखिएगा 1976 के अंदर ऐड की गई थी, ठीक है। ये ड्यूटीज़ इम्प्लीमेंट कब हुई थी? 3 जनवरी 1977। यहाँ पर एक चीज़ और जानने योग्य है कि हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है, ये हमारी कंट्री में जब कोई भी कानून बन चुका होता है तो उससे पहले एक एक्ट आता है, उस कानून को लेकर एक एक्ट आता है। फिर उसके बाद जब वो एक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाता है, हाँ भाई ये सही चीज़ें हैं, इसके अंदर डिबेट वगैरह सब ख़त्म हो जाती है उस पर, तब जाके वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करती है। तो यहाँ दो चीज़ें होती है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया पहले, एक्ट ईयर 1976 के अंदर, और वो इम्प्लीमेंट कब हुआ? 3 जनवरी 1997 को, ठीक है। अब आते इस टाइम पर 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई थी। 10 ड्यूटीज़ वर एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्ट 4A, दैट इज़ फ्रॉम A to J, यानी कि ड्यूटी नंबर A, ड्यूटी B, C, D, E, F, G, H, I, J तक, ठीक है, पार्ट 4A के अंदर। ये मैंने आपको थोड़ा चार्ट के थ्रू समझाने की कोशिश की है कि जो आर्टिकल 51A है ऑफ पार्ट 4A, जिसके अंदर, ठीक है, हमारी 42nd अमेंडमेंट हुई, इतना याद करो कि आर्टिकल 51A फिर ऑफ पार्ट 4A, जिसका पार्ट 4A जो था उसके अंदर हमारी 42nd अमेंडमेंट हुई थी ईयर 1976 के अंदर। और ये जो एक्ट था, ये पहले एक्ट आया 1976 के अंदर और फिर इम्प्लीमेंट हुआ। इम्प्लीमेंट कब हुआ? 3 जनवरी 1977 को। तो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये याद रख लेना अच्छे से कि जो आर्टिकल 51A है ऑफ पार्ट 4A, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू आया था, 1976 के अंदर आया था, और पहले एक्ट आया था 76 में, फिर 1997 में, ठीक है, ये इम्प्लीमेंट हो गया था 3 जनवरी को इंडिया के अंदर। तो आई होप फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग अगला आता है हमारा कि अभी मैंने आपको बताया, यहाँ पे देखो क्या बताया मैंने आपको कि यहाँ पर हमारी जो फंडामेंटल ड्यूटीज़ थी, यहाँ पे 10 ड्यूटीज़ बताई मैंने आपको,
कि हमारी जो ड्यूटीज़ थी उनमें 10 ड्यूटीज़ ऐड की गई थी A to J, ठीक है। अब 11वीं ड्यूटी एक और है जिसको हम के कहते हैं, आई जे के बाद के आता है ना के, तो के ड्यूटी हमारी ऐड की गई हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो के ड्यूटी अब इसमें देखते हैं कि जो 11th ड्यूटी वॉज इन द 11th ड्यूटी दैट वॉज के इज़ इंसर्टेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय 86th अमेंडमेंट। 11th ड्यूटी जो थी जिसका नाम के था, ठीक है, वो 86th अमेंडमेंट के थ्रू 2002 के एक्ट के टाइम पे इसको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लाया गया। और ये इफेक्ट में कब आ गई? 1 अप्रैल 2010। जैसे मैंने बताया पहले एक्ट आता है, अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, ठीक है, और 2010 में अब ये इम्प्लीमेंट हो गई। कई बच्चे तो 2002 में बर्थ होगा उनका जो पढ़ रहे हैं इसको, ठीक है, तो ऐसे याद रख लो तुम। तो देखो क्या पढ़ा अभी तक हमने कि जो ए से लेकर जे तक की जो ड्यूटीज़ थी ये कब आई थी कॉन्स्टिट्यूशन में? हमारी 1976 के अमेंडमेंट एक्ट के टाइम पर आई थी, ठीक है। और इसके अंदर एक्ट आया था ये तब आई थी, और कब ये इम्प्लीमेंट हुई? 1997 में ये इम्प्लीमेंट हुई। सिमिलरली यहाँ पर क्या था, जो के ड्यूटी थी ये कब आई है? एक्ट कौन सा बना है इसका? 2002 का एक्ट बना है, ठीक है, और ये इम्प्लीमेंट कब हुई है? 2010 में, ठीक है। और ए टू जे में जो अमेंडमेंट हुई थी वो कौन सी अमेंडमेंट थी? 42nd अमेंडमेंट थी, ठीक है। और जो के में अमेंडमेंट हुई है वो कौन सी अमेंडमेंट हुई है? 86th अमेंडमेंट हुई है, ठीक है। तो यहाँ से हमें एक चीज़ और क्लियर होती है कि जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इज़ फ्लेक्सिबल है, ब्लेंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, हम लोग उसके अंदर ताकि अमेंडमेंट कर सके। तो आई होप इतना क्लियर है। अब ये एक फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, इसकी फ़ोटो ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो कि ये ड्यूटी है हर एक सिटीज़न की, और ये मैं पढ़ाऊँगी अभी। देखो पहली ड्यूटी हमारी क्या है कि मैंने जैसे आपको बताया था कि ये जो ड्यूटीज़ होती है इसके लिए आपको कोई पनिशेबल एक्टिविटी नहीं है, आप इसको फॉलो करो ना करो, ठीक है। नेशनल एंथम गाना है, गाओ नहीं गाओ, रिस्पेक्ट करनी है नहीं करो, ये हमारी बट मॉरल ड्यूटी है। ये एक अंदर से इंसान में आता है ना, भैया आप एक देश में रह रहे हो, ठीक है, और आप इन चीज़ों की, इंडियन फ्लैग की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, एंथम की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, तो फिर कैसे चलेगा ना? देन यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ दिस कंट्री इंडिया। तो ठीक है, तो इनकी हमें रिस्पेक्ट करनी है, ये मेरी तरफ से भी एडवाइस है और हम करते भी हैं ऑब्वियसली, ठीक है। तो इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया, ये ड्यूटी है हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया की, टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन एंड रिस्पेक्ट इट आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशन, द नेशनल फ्लैग एंड द नेशनल एंथम। पहला है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से बंधे हैं और हमें नेशनल एंथम और नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी है। दूसरा, जिसको हम बी बोलेंगे, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स हु इज़ इंस्पायर्ड अवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। जितने भी लोगों ने हमारे स्ट्रगल ऑफ फ्रीडम में पार्ट लिया है, हमें आज़ादी दिलाने में मदद की है, उन सब की हमें रिस्पेक्ट करनी है, ठीक है, और उनको फॉलो करना है। टू थर्ड है, सी हमारा है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, कि हमें बचा कर रखनी है अपने देश की सॉवरेनिटी, ठीक है, यूनिटी के साथ रहना है और देश को इंटीग्रेट करके चलना है, एकदम साथ रह के चलने हैं, ठीक है। डी क्या है? डिफेंड करना है कंट्रीज़ को, और नेशनल सर्विसेज व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, मतलब हम अपनी कंट्री को अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग लड़ भी सकते हैं अपनी कंट्री के लिए, जब हमें बुलाया जाए ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से कि हाँ भाई अब देश पे संकट आ रहा है, अब पब्लिक को भी हेल्प करनी है, तो उस टाइम पे भी हमें ये करना है। और इसके अंदर हमारी सारी सेवाएं जो होती है वो आ जाती है, जैसे पुलिस हो गया, आर्मी हो गया, सब कुछ आ जाता है इसमें, ठीक है। ई है हमारा, टू प्रमोट हारमोनी एंड द स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स द ऑल पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसकेंडिंग रिलेशंस, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटीज़, टू रेनाउंस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन। यानी कि हमें हारमोनी लानी है सबके बीच में, प्रमोट करना है, मतलब आपको पता है इंडिया एक डाइवर्सिटी वाली कंट्री है, ठीक है, तो यहाँ पर सब अगर साथ मिलके चलेंगे तभी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो हारमोनी प्रमोट करनी है, ब्रदरहुड के साथ आगे बढ़ना है, और एक बेसिक एम सबकी रिस्पेक्ट करनी है और आगे चलना है, ठीक है। एफ है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। हमारा जो इंडिया है, इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ कल्चर्स, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे जितने भी कल्चर है, रिच हेरिटेज है, उनको हमें एकदम वैल्यू, उनको बहुत ही वैल्यू करना है, उनको प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। जी है, टू प्रोटेक्ट और इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर, वाइल्ड लाइफ, एंड टू हैव कॉमन कंपैशन फॉर लिविंग क्रिएचर। मतलब हमें अपने नेचुरल इन्वायरमेंट की रिस्पेक्ट करनी है, उसको
इम्प्रूव करना भी है और प्रोटेक्ट भी करना है साथ साथ में, ठीक है। ये नहीं सब कुछ एक ही दिन में ख़त्म कर दो ना, ठीक है। और लिविंग क्रिएचर को एक अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इन सब चीज़ों को हमें मतलब हमें इनकी रिस्पेक्ट करनी है, इनको प्रिजर्व करके रखना है और प्रोटेक्ट भी करना है इनको, और साथ साथ जो हमारे लिविंग क्रिएचर्स हैं उनको भी। टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। और ये नहीं कि बस आप लोग गवर्नमेंट ने कोई भी कानून बना दिया बस सुन के चलते जा रहे हो। एक साइंटिफिक टेम्पर होना चाहिए आपके अंदर, एक ह्यूमैनिज्म होना चाहिए, यानी कि आपको पता है कि ये कैसे हो रहा है, ठीक है। ह्यूमैनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म। आगे आता है हमारा टू सेफ गार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, यानी कि पब्लिक प्रॉपर्टी को बचाना है, उसको तोड़ना फोड़ना नहीं है, ठीक है। और वायलेंस को कम करना है, ठीक है। चलो ये सुनता कौन है वैसे भी, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको भी फॉलो करना बनता है यार। जे है हमारा टू स्ट्राइव टूवर्ड्स एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी। क्या मतलब? टू स्ट्राइव टूवर्ड एक्सीलेंस इन ऑल स्पेयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी सो दैट द नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हम लोग जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सब लोग मिलकर एक ऐसी कलेक्टिव एक्टिविटी में पार्ट लें, एक देश के लिए कुछ ऐसा करें जो देश को और आगे लेके जाए, ठीक है। मतलब इसमें बेसिकली फंडामेंटल ड्यूटीज़ यही है, आपका बेसिक एम होना चाहिए, बेसिक इंटरेस्ट होना चाहिए, और तब जाके आप आगे बढ़ सकें। अब के है जो लास्ट हमारी ड्यूटी ऐड की गई थी 86th अमेंडमेंट के थ्रू, हु इज़ अ पेरेंट और गार्डियन टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज चाइल्ड और एज द केस में बी वॉर्ड बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14 ईयर। मतलब अगर आप पेरेंट हैं या गार्डियन हैं तो आपको अपने बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, किस एज से? 6 से लेकर 14 साल की उम्र तक। ये कंपलसरी होना चाहिए, ये आपकी ड्यूटी है कि आपको करनी ही करनी है, ठीक है। तो आई होप आपको ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब हमारा एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि बताओ, मैंने तो बता दिया पार्ट 4A में क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। अब व्हाट इज़ द पार्ट 3rd ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फोकस ऑन, कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3rd है वो किस पे फोकस करता है, ठीक है। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा होगा, यू अंडरस्टैंड ऑल द फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड यू विल फॉलो देम। ये एक एडवाइस है, आई होप आप लोग फॉलो करते हैं और आगे भी करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। एंड तब के लिए आप लाइक कर सकते हो और एक वो रेड वाला बटन जो है उसको भी क्लिक कर सकते हैं। बाकी तो सब आप लोगों पर ही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।